Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 3 जून 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है डोमिनिकन रिपब्लिक को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपने काफ़ी बार पढ़ भी रखा है तो डेफिनेटली इसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर मेंशन किया गया, भारत ने द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के कानून को बनाया था ताकि कौन से बॉडी के जो ड्यूटीज़ हैं या फिर उसकी ऑब्लिगेशंस हैं हम उसका पालन कर सकें। ऑप्शन ए बोलता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के बारे में चर्चा की जा रही है। हुआ क्या है, तो कल के दिन भारत और इजराइल ने दोनों ने मिलकर एक विजन स्टेटमेंट को साइन कर लिया है ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। और ये जो भी यहाँ पर सारी बातें हुई हैं ये सब यहाँ पर एक मीटिंग के दौरान हुई है जहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे। साथ ही साथ यहाँ पर इजराइल के साइड से कौन थे, तो यहाँ पर इनका नाम है बेनी गैंट्स। तो दोनों के बीच में यहाँ पर ये मीटिंग हुई है और इसी मीटिंग के दौरान इन दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने के ऊपर फोकस दिया गया है। और इस साल आपको पता ही है कि इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं इसको 30 साल पूरे हो चुके हैं, तो वो चीज़ भी हम लोग आज के टाइम पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगी। इसी सेम आर्टिकल को पेज नंबर 14 पर काफ़ी डिटेल से कवर किया गया है, लेकिन उससे पहले ही मैं आप लोग को यहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो देखो, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि आपने जो पढ़ लिया ये इतना काफ़ी हो, क्योंकि इजराइल काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी लंबे समय से चर्चा में, पिछले साल भी चर्चा में था, इस साल भी चर्चा में है और इस साल यहाँ पर 30 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो इस वजह से आपको इंडिया और इजराइल के रिलेशंस पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडिया इजराइल के रिलेशंस को हम लोग यहीं पर कवर करेंगे। आप लोग बस खाली वीडियो पर जो स्क्रीन पे नीचे की साइड आपको दिख रहा है वो पॉइंट्स पर नज़र मारना, मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। सबसे पहली चीज़, भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक टाइज की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने इजराइल को रिकग्नाइज़ किया था 1950 में। मतलब देखो, इजराइल यहाँ पर जब कंट्री बना तो फिर जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर रही थी, वो उसको एक देश नहीं मान रही थी। धीरे धीरे यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ने यहाँ पर इसको देश मानना चालू किया। तो इंडिया भी यहाँ पर एक ऐसा कंट्री बनकर आया जिसने 1950 में इजराइल को रिकग्निशन दिया, इजराइल को रिकग्नाइज़ किया। उसके बाद से हमारे दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशंस है वो यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जब भारत ने रिकग्नाइज़ कर लिया तो दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अपने फुल रिलेशंस यहाँ पे मेंटेन कर लिए। कब? 29 जनवरी 1992 के अंदर। और फिर दिसंबर 2020 तक का अगर हम लोग डेटा देखें तो इंडिया यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, लगभग 164 मेंबर स्टेट्स, उसमें से इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने यहाँ पर इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रखा है। इसी वजह से यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस जो है वो ज़्यादा मैटर करते हैं। अब दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस कहाँ से स्टार्ट हुए ये तो आपने जान लिया। उसके बाद इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस कैसे हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जब
आप लोग कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन की बुक उठाओगे, बहुत सारी इंटरनेशनल रिलेशन की बुक मार्केट में देखने को मिलेंगी, तो वहाँ पर जब भी आप लोग इंडिया इजराइल के रिलेशन को पढ़ोगे, क्योंकि जब न्यूज़ में चीज़ें तो आप लोग वहाँ से किताब से पढ़ोगे, स्टैटिक पोर्शन को कवर करोगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनना है मेंस के अंदर चाहे प्रीलिम्स में। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को यही सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ नीचे की साइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने डिप्लोमेटिक टाइज को कवर किया। अब इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस की बात करते हैं तो 1992 के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो भारत और इजराइल के बीच में जो व्यापार था, बायलैटरल ट्रेड था, वो लगभग 200 मिलियन डॉलर्स का था। लेकिन रिलेशंस हमारे इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए चले गए कि फरवरी 2021 तक, अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक क्या हुआ, जो बायलैटरल ट्रेड था दोनों कंट्रीज़ का, वो 4.14 बिलियन डॉलर्स का पहुंच गया। यहाँ पे 200 मिलियन डॉलर्स था और इधर यहाँ पर इतना बिलियन डॉलर्स तक का हमारा व्यापार पहुँच चुका था। ऑब्वियसली यहाँ पर व्यापार के अंदर काफ़ी तेज़ी से एक इंक्रीमेंट देखने को मिला। ज़्यादातर जो डायमंड्स है उनका ट्रेड हुआ है, जो भी यहाँ पर व्यापार हुआ है उसमें 50% डायमंड्स का ट्रेड देखने को मिला। फिर उसके बाद में यहाँ पर पूरे एशिया के अंदर बात करें तो इंडिया जो है इजराइल के साथ में थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की तरह देखा जाता है। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इजराइल की बहुत सारी कंपनीज़ है जिन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया, खासकर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम, रियल इस्टेट, वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी दोनों कंट्रीज़ आज के टाइम पर काम कर रही हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया जो है इजराइल के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो इससे व्यापार जो है और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। देन हम लोग डिफेंस रिलेशंस की बात करते हैं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों ने कवर करी है। अब जो पॉइंट आने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस टाइज के बारे में चर्चा की जा रही है। हम अब यहाँ पे डिफेंस रिलेशन को जब आप देखोगे तो इंडिया जो है हमेशा से ही यहाँ पर एक लंबे समय से हथियारों को परचेज़ करता हुआ आया था अलग अलग कंट्री से। हम लोग रशिया से, फ्रांस से, यूएस से बहुत सारे हथियार खरीद रहे थे। लेकिन इस लिस्ट के अंदर एक टॉप पर कंट्री आने वाली इजराइल भी है। इजराइल से भी हमने बहुत सारे हथियारों को परचेज़ किया है। तो इजराइल एक सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर रहा है इंडिया को। तो इंडिया के अंदर जो आज के टाइम पर हमारी आर्मी, नेवी, ठीक है, एयरफोर्स हो गया, ये बहुत सारे हथियार का यूज़ कर रही हैं। वो सब यहाँ पर इजराइल बेस्ड हथियार आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया कि जब आप लोग हथियार के बारे में चर्चा करते हो तो इजराइल से हम लोगों ने हेरॉन, सर्चर 2, हैरोप ड्रोन्स, उसके बाद बैराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, ये सारे मिसाइल सिस्टम्स हम लोगों ने इजराइल से परचेज़ किए हैं। तो आप कहोगे इतनी छोटी छोटी चीज़ के ऊपर क्यों जोर दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या? हाँ, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जब आप लोग देखोगे तो प्रीवियस ईयर के अंदर साल 2008 में डायरेक्टली एक क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन क्या था? फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय बैराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम? तो भारत ने कौन से देश से बैराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज़ किया था? ये मैंने अभी आपको बताया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इजराइल से हम लोगों ने परचेज़ किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको थोड़ा सा डिटेलिंग से जाना है, क्योंकि बीच में से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें चर्चा में है तो उसको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर उसके बाद बताया गया कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, 15th जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है, जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ का जो डिफेंस कोऑपरेशन है, ये दोनों अग्री करते हैं कि आने वाले टाइम पर इसके ऊपर थोड़ा सा और हम लोग जोर देंगे। तो डिफेंस कोऑपरेशन के बाद दोनों कंट्रीज़ का जो रिलेशन है वो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव पर कैसा है वो हम लोग देखेंगे। मई 2021 यानी पिछले साल की बात है, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर 3 साल का वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट किया है, जहाँ पर एग्रीकल्चर के मामले में दोनों कंट्रीज़ मिलकर कोऑपरेट करने वाली हैं, एग्रीकल्चर के मामले में काम करेंगी। और इस प्रोग्राम के अंदर दोनों कंट्रीज़ का मेजर फोकस है कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसको लेकर नए नए सेंटर्स बनाए जाएंगे और यहाँ पर नए नए रिसर्चेस करी जाएंगी। प्लस जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज उनको एंकरेज किया जाएगा ताकि वो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दें। तो ये यहाँ पे मेजर फोकस होने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। फिर उसके बाद दोनों कंट्रीज़ का जो फोकस है वो साइंस एंड टेक पर भी काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट रिसेंट डेज में क्या हुआ है कि इंडिया से यहाँ पर और इजराइल के बीच में टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। इनफैक्ट इंडिया इजराइल दोनों ने मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी सारा एग्रीमेंट्स करते हुए अपना यहाँ पर जो एक तरीके से रिलेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत किया है। इनफैक्ट यहाँ पे बोला जाता है कि इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर 3 जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अभी अप्रूव कर दिया है और इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग $5.5 मिलियन की आपको देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद में कुछ और भी पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसके बेसिस पर रिलेशंस काफ़ी मजबूत है, जैसे कि इजराइल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पर ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको भारत यहाँ पर लीड करता है, इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम के अंदर देखने को मिल जाता है।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। अब ये जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने देखे हैं ये सब कहाँ पे मिल जाएंगे, इन सब को मैंने एक पीडीएफ में डाल दिया है। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जिस चैनल के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी चैनल पर चले जाना, और जैसे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे वहाँ पे आपको आर्टिकल्स के पिक्चर मिल जाएंगे, प्लस बराबर में इस प्रकार से यहाँ पर ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इसी में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई भी है। अब इस इन्फॉर्मेशन को कैसे ओपन कर सकते हो, तो उसके लिए अपने फ़ोन में एक ऐप को डाउनलोड कर लेना, एडोब एक्रोबैट को। ठीक है, जैसी ऐप में यहाँ पर ये वाली पीडीएफ ओपन करोगे आपके सामने ये सारे जो पॉइंट्स है वो ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में। तो इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, भारत ने अपने सीनियर डिप्लोमेट्स को भेजा है अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में, ताकि हम लोग तालिबान के साथ में कुछ बातचीत कर सकें, अपने रिलेशंस को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें। क्योंकि देखो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट जैसे श्रीलंका के अंदर सिचुएशन देखने को मिलती है वैसे अफगानिस्तान के अंदर भी आपको हालात देखने को मिलेंगे, भुखमरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये चीज़ें कब से बेकार हो पाई हैं, वो पिछले साल अगस्त 2021 के बाद से, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल किया है तब से यहाँ पर ये चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आई हैं। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि भारत ने अभी यहाँ पर मल्टी मेंबर की जो टीम है वो अफगानिस्तान में भेजी है, और हमने पिछले साल से अभी तक कोई इस प्रकार सा कोई काम नहीं किया था, कोई भी यहाँ पर हमारी टीम वगैरह नहीं पहुँची थी। लेकिन अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगस्त 2021 से अभी तक कुछ इस प्रकार की चर्चा नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर पहली बार अब यहाँ पे चर्चा हुई है अफगानिस्तान के साथ में। और थर्सडे में यानी कल के दिन ये सारा का सारा डिस्कशन हुआ, और इस डिस्कशन के दौरान यहाँ पर तालिबान ने भारत को बोला है कि इंडिया अपनी एम्बेसी को ओपन कर ले तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर वापस है। क्योंकि आपको पता होगा अगस्त 2021 जब सिचुएशन ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान को कब्जा रहा था, तो उस समय पर जो जिन भी कंट्रीज़ के एम्बेसीज़ वगैरह ओपन थी अफगानिस्तान के अंदर में, तो वो सब यहाँ पर छोड़ के भाग गए बंद बंद करके। तो इंडिया ने भी यहाँ पर अपनी एम्बेसी को बेसिकली क्लोज़ कर दिया था। तो तालिबान बोल रहा है कि भारत को अपनी एम्बेसी रीओपन कर लेनी चाहिए। तो पहला मेजर पॉइंट आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि ये जो जॉइंट टीम है इनका मेजर फोकस ये है कि हम लोग अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर सकें, अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब है, भुखमरी है, उसके ऊपर फोकस कर सकें। और इसी के लिए हम लोगों ने पहले भी अफ़गानिस्तान को काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें भेजी हैं, इनफैक्ट गेहूं को भेजा है। और अभी भी हमारा फोकस ये है कि हम लोग आने वाले टाइम पर काफ़ी सारा जो सपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन उसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तालिबान का जो रिजीम है काबुल के अंदर उसको रिकग्निशन दे दिया है। इसका मतलब जो तालिबान ने आज के टाइम पर पूरी तरह से शासन कर रखा है अफ़गानिस्तान के ऊपर, हम लोग यहाँ पर फिर भी तालिबान को एज अ रिकग्निशन नहीं देते हैं। ठीक है, तालिबान को एज अ सरकार की तरह नहीं देख रहे हैं वहाँ की। तो जो भी हम लोगों ने सपोर्ट पहले दिया है अफ़गानिस्तान को, वो सारा सपोर्ट अफ़गानिस्तान के लोगों को दिया गया है। और बताए जब हम लोगों ने व्यापार किया था, हम लोगों ने जो भी हमारे जो कंटेनर्स वगैरह हैं, गेहूं वगैरह हमने भेजे थे अफ़गानिस्तान को, तो वहाँ पे लिखा गया था, कोई तालिबान को नहीं लिखा गया था, वहाँ पे लिखा था पीपल्स ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। तो तालिबान को भारत ने अभी भी रिकग्निशन नहीं दिया है, ऐसा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स हैं इन्होंने विज़िट किया अफ़गानिस्तान का जो इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसको। इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि भारत ने इस हॉस्पिटल को बनवाया है कहाँ पर, अफ़गानिस्तान के अंदर। तो इसको भी विज़िट किया गया। उसके साथ साथ अगर आप लोग देखोगे तो अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप कहोगे हमने नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स कब बना दिए, तो यहाँ पर उसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पर जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड क्या है, सिनेरियो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तालिबान तो पिछले साल ही आया है ना, पिछले साल इसने कंट्रोल किया है अफ़गानिस्तान को, और तालिबान का कंट्रोल पिछले साल 2021 में आया। उससे पहले 2001 से पहले हुआ करता था तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन 2001 के अंदर सिचुएशन पलट गई थी, आपको पता होगा। 2001 में क्या हुआ था, चलो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। 2001 में होता है 9/11 अटैक। 9/11 अटैक किया था, तो 2001 में 11 सितंबर को ये अटैक होता है। और ये अटैक कहाँ पे होता है, अमेरिका के अंदर। आप देख पाओगे इस प्रकार से जो बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स के अंदर आग लग जाती है, काफ़ी सारे लोगों की जान जाती है। इनफैक्ट इन बिल्डिंग से जो प्लेन है वो आर पार हो जाता है, और इसमें मतलब कई हज़ार लोगों की जान जाती है, कई हज़ार लोग यहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं।
और इसको लेकर आज तक जो अमेरिका है वो यहाँ पर एक तरीके से दुख प्रकट करता है हर साल 9/11 अटैक के, जब भी यहाँ पर एनिवर्सरी होती है उसके उस दिन पर। तो यहाँ पर ये जो 9/11 अटैक है किसके थ्रू किया गया था? ये किया गया था ओसामा बिन लादेन के थ्रू, ठीक है, जिसका पिक्चर आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा। तो ओसामा बिन लादेन ने ये अटैक किया और ओसामा बिन लादेन उस समय अफ़गानिस्तान के अंदर छुपकर बैठा हुआ था। तो अफ़गानिस्तान के अंदर छुपकर बैठा हुआ था तो हुआ क्या, जब 2001 के अंदर ये सब अटैक हुआ तो अमेरिका ने डायरेक्टली अफ़गानिस्तान से बोला था कि देखो अपने यहाँ से ओसामा बिन लादेन को निकाल कर अमेरिका को दे दो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बातें बोली गई और जो भी आतंकवाद है अफ़गानिस्तान के अंदर उसको ख़त्म कर दो। लेकिन अफ़गानिस्तान ने इस बात को माना नहीं। अफ़गानिस्तान ने बोला कि देखो ओसामा बिन लादेन हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर उस समय पर सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अमेरिका को खुद अपनी जो मिलिट्री है वो उतारनी पड़ी कहाँ पर, अफ़गानिस्तान के अंदर। और मिलिट्री उतारने के बाद में वहाँ पर जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर यूएसए ने ये काम किया और तालिबान का शासन वहाँ से हटा दिया। तो 2001 में यही हुआ था कि जो तालिबान का कंट्रोल था 2001 से पहले वो कंट्रोल ख़त्म हो गया। अब 2001 में जब कंट्रोल ख़त्म हो गया तो वहाँ पर प्रॉपरली सरकार को एस्टेब्लिश किया गया अमेरिका के थ्रू। तो आपने देखा होगा पिछले साल यहाँ पर तालिबान जब इसने कब्जाया है, उससे पहले प्रेसिडेंट अशरफ गनी वगैरह हुआ करते थे, है ना, वो छोड़ के भाग गए थे अफ़गानिस्तान जब तालिबान अफ़गानिस्तान को कब्जा रहा था। तो वो जो सरकार है वो सब यहाँ पर अमेरिका ने ही एस्टेब्लिश करी थी। तो 2001 से लेकर 2021 तक जब आप देखोगे तो इस बीच के अंदर पूरी तरह से यहाँ पर अमेरिका का कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा था। अफ़गानिस्तान के अंदर सरकार चल रही थी, अमेरिका उसको एस्टेब्लिश कर चुका था। अमेरिका के बहुत सारे जो फोर्सेस हैं, आर्मी है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। अब उसके बाद मैंने आपको बता दिया सिचुएशन कैसे पलटती है और सिचुएशन पलटने के बाद में अब क्या हालात हैं। तो 2001 से लेकर 2021 के बीच में हम लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। इसी टाइम के दौरान हमने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट, काफ़ी सारा पैसा खर्च किया है अफ़गानिस्तान के अंदर, नई नई चीज़ें ओपन करी हैं। और उसी बीच में आप लोग देख पाओगे अफ़गानिस्तान के अंदर भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि काबुल के अंदर, उसके बाद यहाँ पर हेरात प्रोविंस के अंदर, दिलाराम के अंदर आप देख पाओगे ये जरंज वाला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। 218 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जरंज से लेकर दिलाराम तक हम लोग यहाँ पर रेलवे लाइन डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 220 किलोवाट का जो डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद तीसरा जो ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर लगाया गया है सलमा डैम, ठीक है, सलमा डैम जिसको यहाँ पर इंडिया और अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में चौथे नंबर पर जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अफ़गानिस्तान का जो एक तरीके से पार्लियामेंट है और साथ साथ यहाँ पे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी थी, वो यहाँ पर बनाया गया भारत के थ्रू। फिर उसके बाद में यहाँ पर 5वें नंबर पर आप लोग देख पाओगे मतलब कि बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं। इनफैक्ट यहाँ पर स्कूल्स वगैरह ओपन करे गए, हॉस्पिटल्स ओपन करे गए। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि नवंबर 2001 से, मैंने आपको बताया ना, 2001 के बाद से हम लोगों ने लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। तो इसी वजह से अफ़गानिस्तान भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है कि अफ़गानिस्तान का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या देखने को मिलता है। उसके बाद में कुछ और भी कंट्रीज़ ऊपर की देखने को मिल जाएंगी, उनके साथ में रिलेशंस को, उनके साथ में यहाँ पर अपनी कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए भी हमारा जो ये रिलेशन अफ़गानिस्तान के साथ में मेंटेन करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये बातें थी कुछ, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसका जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी समझ ली है। ये मैंने छोटा सा पोर्शन बताया है, तो आप लोग यहाँ पर इतना ही ध्यान रख सकते हो अभी के लिए समझने के लिए। और हर साल चर्चा में आता है, अभी सितंबर का महीना आएगा ना, तो ये 9/11 अटैक के ऊपर आप कह सकते हो पूरे सितंबर में 10-15 दिन लगातार आर्टिकल पब्लिश होंगे। ऐसा हर साल होता है, तो इस बार भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। क्लियर हुआ? बाकी जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं इंडिया अफ़गानिस्तान के रिलेशंस के बारे में, वो सारी बातें अगर आप लोगों को लिखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बातें आपको मैंने यहाँ पर ये देखो लिखित में मेंशन कर दी हैं कि 2001 में क्या हुआ था। यूएस ने यहाँ पर इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को, उसके बाद यहाँ पर तालिबान ख़त्म हुआ। देन उसके बाद भारत ने काफ़ी सारा असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया अफ़गानिस्तान को, सपोर्ट किया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने ओपन किए, अफ़गानिस्तान को इंपॉर्टेंस मिलने लगा। हम लोगों ने अफ़गानिस्तान में अलग अलग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। देन उसके बाद में आप देख पाओगे हर साल हम लोग लगातार बहुत सारा पैसों का इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहे थे। इनफैक्ट दिसंबर 2015 के अंदर भारत ने 3 Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर्स डोनेट कर दिया अफ़गानिस्तान को,
उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और भी बहुत सारे वेपन्स दे रहे थे। देन उसके बाद पीएम मोदी ने काबुल को विजिट भी किया था 25 दिसंबर को 2015 में। और उसके बाद अफगानिस्तान का जो नया पार्लियामेंट है जो कि भारत की मदद से बनाया गया है वो भी यहाँ पर ओपन किया गया था, उसका भी उद्घाटन किया गया था। तो इस प्रकार से रिलेशन चल रहे थे। इनफैक्ट 15 अगस्त 2019 में जब यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था तो पीएम मोदी ने यहाँ पर अफगानिस्तान के 100th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर भी अफगानिस्तान को कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो इस बेसिस पर आप लोग देख पाओगे पीएम मोदी ने काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए थे कि हाँ हम लोग विश करते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है वो अपने आप में काफ़ी अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट उस समय प्रेसिडेंट अशरफ गनी हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। और उसी बीच में इंडिया अफगानिस्तान के जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके थे। इनफैक्ट हम लोग व्यापार कर रहे थे, काफ़ी अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर में। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को भी यहाँ पर लगातार इंप्रूव किया जा रहा था, ये आपने देखा। उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर आयरन और माइंस, उसके बाद स्टील प्लांट, ये सारी चीज़ें भी एस्टेब्लिश कर दी थी। फिर जैसा मैंने आपको बताया सलमा डैम को बनाया गया। सलमा डैम को ऑफिशियली यहाँ पर अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स को यहाँ पर लगाया गया, ये भी भारत ने लगाया। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग देख पाओगे हाँ वाकई में कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान रखता है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। काफ़ी लंबा हो चुका है लेकिन काफ़ी कुछ जानने के लिए था, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमने अफगानिस्तान के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। इनफैक्ट हमने पिछले साल ही चर्चा की थी और काफ़ी टाइम पहले, 6-7 महीने हो चुके हैं और भी ज़्यादा हो चुका है। इस वजह से आज थोड़ा सा हम लोगों ने इसको डिटेल से देखा। फिर एक आर्टिकल आपको यहाँ पर यह वाला देखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है कि जो हमारी सरकार है उन्होंने यहाँ पर एक नए पैनल के बारे में, एक नए पैनल को बनाने का एक प्रपोजल दिया है। जो नया पैनल बनाया जाएगा वो कौन से रूल के अंडर बनाया जाएगा, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल बेसिक से। हमारे पास ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द आईटी रूल्स 2021, पिछले साल आईटी रूल्स 2021 आए थे। आईटी रूल्स के अंदर मेजर फोकस क्या था? आईटी रूल्स के अंदर हमारा मेजर फोकस था कि हम लोग क्या कर सकें, जो कंटेंट है ऑनलाइन कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, उसको रेगुलेट कर सकें, है ना। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह है, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल कर सकें। इसीलिए हम लोग पिछले साल ये आईटी रूल्स लेकर आए थे। और इसके अंदर हम लोगों ने मेंशन किया था कि हमारे पास एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, यानी कि यहाँ पर जिसको भी दिक्कत होगी तो उनकी सुनवाई करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो एक पूरा का पूरा पैनल बनाया जाएगा। एक ग्रीवेंस ऑफिसर होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर लोगों की परेशानियों को देखेगा और जो भी कंप्लेंट होगी उस कंप्लेंट का एक सोल्यूशन देगा। और हमारा मेजर फोकस ये था कि जो ये ऑनलाइन सिस्टम है इसको बिल्कुल सेफ़ बनाया जा सके, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा जो ये फेक कंटेंट वगैरह देखने को मिलता है इसको ख़त्म किया जा सके, ये भी हमारा मेजर फोकस था। प्लस कोई फेक कंटेंट फैलाता है तो उसके ओरिजिनेटर यानी कहाँ से ओरिजिन हुआ है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊँ तो व्हाट्सएप पर आप देख पाते होंगे काफ़ी सारे मैसेजेस फॉरवर्ड होते रहते हैं, इसको आगे फॉरवर्ड कर दो, आगे फॉरवर्ड कर दो, और बहुत सारे फेक मैसेजेस होते हैं। तो यहाँ पर आईटी रूल्स के अंदर बोला गया व्हाट्सएप से कि आप हमें ये बताओगे कि ये मैसेज सबसे पहली बार किसने यहाँ पर छोड़ा था, या फिर सबसे पहली बार किसकी तरफ से ये मैसेज फॉरवर्ड किया गया था। तो मतलब ओरिजिनेटर कौन है इस मैसेज का, तो उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिए जाएंगे। तो ये सारी बातें हुई थी आईटी रूल्स के अंदर। मैं आपको आईटी रूल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा था। इनफैक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताया जो नेटफ्लिक्स वगैरह है, इनसे बोल दिया गया कि भाई आप अपने कॉन्टेंट को कैटेगराइज कर दोगे, ठीक है, मतलब कि एडल्ट का कंटेंट कौन सा है, 18+ कौन सा है, 16+ कौन सा है, 13+ कौन सा है, तो पहले ही आप लोग उसको दिखाओगे, उसके हिसाब से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर उस कंटेंट को फॉलो कर पाएंगे। ये सारी बातें हुई थी। अब इसी के अंडर बताया गया कि भाई यहाँ पर हमारी सरकार ने बोला है कि हम लोग एक ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को बनाने वाले हैं। ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी क्या करेगी, ये बेसिकली यहाँ पर डील करेगी टू डील विद द अपील्स बाय यूजर्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाले टाइम पर काफ़ी चर्चा होगी इसकी। देखो यहाँ पे बोला गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमने इन आईटी रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग बोला था कि भाई आप क्या करोगे, एक ग्रीवेंस मैनेजर को यहाँ पे रखोगे, ठीक है, एक ग्रीवेंस ऑफिसर को बनाकर रखो, ठीक है, जो भी कंप्लेंट होगी हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो हम उस ऑफिसर तक पहुँचा देंगे। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि जो हम ये एक्स्ट्रा कमेटी को बना रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कमेटी ये काम करेगी कि भाई देखो बहुत सारे जो यूज़र्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर अगर ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट में है तो यहाँ पर उन यूज़र की सुनवाई उस कमेटी के अंदर करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो आने वाले टाइम पर काफ़ी चर्चा में ये मुद्दा आने वाला है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना।
आगे बात करेंगे तो ये छोटा सा आर्टिकल था। उसके साथ साथ यहाँ पर एक डेटा दिया गया है। इस डेटा में आप लोग देख पाओगे मेंशन किया जा रहा है ये कुछ टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कि इनकी रिक्वेस्ट जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास में कि यहाँ पर क्या किया जाए, उस कंटेंट को रिमूव किया जाए। मतलब क्या है, देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इन प्लेटफॉर्म से ये कंट्रीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेंट को रिमूव करवाती हैं। ठीक है, इस कंटेंट को हटाओ। तो नंबर 1 पर रशिया है, उसके बाद इंडिया, टर्की, जापान, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, जर्मनी, ये कुछ कंट्रीज़ है, टॉप 10 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल पाएंगी जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंटेंट हटाया है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। ध्यान रखना, इसको छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आगे आते हैं। नाउ यहाँ पे आता है एक और आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर सेडिशन लॉ के बारे में चर्चा की गई है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यूएपीए के बारे में चर्चा करेंगे, ये एग्जामिनेशन से हम लोग रिलेट कर पाएंगे। मेंशन किया जा रहा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भले ही हम लोग जो सेडिशन के चार्जेस यानी कि जो देशद्रोह के चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग चले जाते हैं कि सेडिशन का गलत यूज़ हो रहा है ना। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बार अपनी कंसर्न दिखाता है कि सेडिशन को हटा देना चाहिए। अंग्रेज़ लेकर आए थे इसको, अंग्रेज़ यहाँ पर अपनी तरफ से ख़त्म कर गए, इंडिया के अंदर अभी भी फॉलो हो रहा है, तो इसको हटा देना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही बोलता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्टेटमेंट दिया। उसको कहते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम लोग सेडिशन के ऊपर भले फोकस ना करें, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यूएपीए के अंदर चार्ज किया गया यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर चार्ज किया गया है तो उसके लिए यहाँ पर कोई छूट नहीं है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर साथ दे रहा है किसका, अगर जिसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे हैं, कोई मिसयूज़ वगैरह है तो डेफिनेटली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी को यूएपीए के अंदर बुक किया गया है उसके लिए कोई भी राहत नहीं है, नो रेस्पाइट यानी कोई भी छूट नहीं है, कोई भी राहत उसके लिए नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया पूरा मुद्दा। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पर यूएपीए एक्ट के बारे में और साथ ही साथ यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद एक केस के बारे में चर्चा की गई है जिसके बारे में आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दी है। तो टू द पॉइंट कवर करो और उसी के साथ यहाँ पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें उसको देख लो। जब हम लोग बात करते हैं सेडिशन लॉ के बारे में, सेडिशन लॉ को हम लोग एक तरीके से बोलते हैं देशद्रोह। तो इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 से आप रिलेट कर पाओगे। हम सेडिशन लॉ का जब इतिहास देखते हैं तो इस लॉ को इसको कानून बनाया गया 17वीं सेंचुरी के अंदर। तो इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर एक काम किया गया। इंग्लैंड के जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने यहाँ पर काम किया। उस समय हो क्या रहा था, उस समय अंग्रेज़ का कहना ये था कि जो सरकार है, सरकार के लिए हमेशा अच्छे ओपिनियन होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सरकार के अगेंस्ट में कोई बातें बोल रहा है तो उसके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इनका मानना था अंग्रेज़ों का कि जो सरकार है उसके प्रति हमेशा एक अच्छे ओपिनियन ही होने चाहिए, उसलिए ये सेडिशन लॉ को लेकर आए। अब शुरुआत 17वीं सेंचुरी में हो गई, लेकिन ये जो लॉ है ओरिजिनली इसको ड्राफ्ट किया जाता है 1837 में थॉमस मैकले के थ्रू। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इसको ओरिजिनली लेकर आए। फिर आज के टाइम पर यह सेडिशन लॉ कहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर हम लोग भारत के अंदर बात करें, जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी, जिसको 1860 में बनाया गया था, इस आईपीसी के अंदर सेक्शन 124A के अंदर में इस सेडिशन लॉ को डाल दिया गया। और ये काम किसके थ्रू किया गया था, सर जेम्स स्टीफन के थ्रू। तो भारत के अंदर आज के टाइम पर आईपीसी में सेक्शन 124A के अंदर सेडिशन एक क्राइम है, यानी अगर कोई देशद्रोह दिखाता है तो वह एक अपराध है। और एग्जैक्टली यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे इस आईपीसी के अंदर, तो बेसिकली बोला गया सेडिशन एक ऑफेंस है जब कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर और अपना रिप्रेजेंटेशन देकर या साइन कर कर सरकार की आलोचना करता है, या फिर आप कह सकते हो सरकार के अगेंस्ट में हैट्रेड फैलाता है। ठीक है, सरकार के अगेंस्ट में नफरत फैलाता है, तो यहाँ पर उसके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब किसी व्यक्ति के ऊपर अगर ये सेडिशन के चार्जेस लगते हैं तो उसको क्या पनिशमेंट मिलता है, सबसे पहली चीज़ ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेल आप समझते हो ना कि यहाँ पर छूट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई बेल भी नहीं प्राप्ति होती अगर किसी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग गए हैं तो। उसी के साथ मेंशन किया गया कि उस व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब से बिल्कुल हटा दिया जाएगा, दूर रखा जाएगा, प्लस उस व्यक्ति को इंडिया में रहना होगा बिना किसी पासपोर्ट के, और जब जब अदालत बुलाएगी तब तक यहाँ पर उसको वहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा। तो ये सारी पनिशमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं इस सेडिशन के अंडर में। अब क्या हुआ, इसी सेडिशन को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर काफ़ी बार मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस सेडिशन को लेकर काफ़ी बार बातें बोली इसके अगेंस्ट में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बोला गया रिलीक ऑफ कॉलोनियल एरा। इसका मतलब यह है कि भाई देखो,
ये बेसिकली अंग्रेज़ों के अवशेष हैं आज के टाइम तक। अंग्रेज़ यहाँ पर इसको लेकर आए थे, ये ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी, वो नहीं चाहते थे कि सरकार के अगेंस्ट में बोला जाए कुछ भी, और वही चीज़ आज के टाइम पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इस सेडिशन का इस्तेमाल करते हुए लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह जी, ये सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे, और आज तक हम लोग इन सेडिशन के चार्जेस का यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, और हम लोग बार बार कॉलोनियल एरा को रिपीट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है। उसके साथ में बोला गया जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो खुद इस सेडिशन को हमारे संविधान में नहीं ला रही थी, नहीं इंक्लूड कर रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, लोगों ने यहाँ पर बोला कि देखो अगर हम लोग सेडिशन का लॉ लेकर आते हैं तो इससे कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉयलेट होता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या है, देखो जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक फंडामेंटल राइट है, अब एक मूल अधिकार है, लोगों के पास में यहाँ पर बोलने का पूरी तरह से हक है, उसी प्रकार से राइट टू प्रोटेस्ट भी है। यानी कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो आपको बोलना है, बिल्कुल आप बोल सकते हो, आराम से खुलकर बोल सकते हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन होगा क्या, अगर ये सेडिशन के लॉ रहेंगे तो सरकार आपके ऊपर ये सेडिशन के लॉ लगा करके यहाँ सरकार के अगेंस्ट में एक नफरत फैलाई जा रही है और उसको अंदर किया जा सकता है, देशद्रोह के चार्जेस यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया ये भी एक तरीके से कंसर्न, ये भी इसका इशू देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले भी बोल दिया कि भैया देखो इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी काफ़ी बार काफ़ी लोगों का साथ दिया है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, पिछले साल की बात है, इस प्रकार से जो ये मुद्दा है आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया था। आंध्र प्रदेश के अंदर 2 तेलुगु चैनल्स के ऊपर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की सरकार ने सेडिशन के चार्जेस लगा दिए, और वो तेलुगु चैनल्स कुछ बोल नहीं रहे थे। वो तेलुगु चैनल्स ये बोल रहे थे कि आंध्र प्रदेश की सरकार से कोविड-19 नहीं संभल रहा, और वाकई में उस समय कोविड-19 के केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई यहाँ पर आप इस प्रकार से सेडिशन के चार्जेस नहीं लगा सकते हो, जो चीज़ें यहाँ पर इन्फैक्ट हो रही हैं और उस पर आप लोग यहाँ पर ऐसा काम करोगे तो वो सही नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उन तेलुगु चैनल्स को बचाया। उसी प्रकार से और भी पहले भी और भी जर्नलिस्ट वगैरह को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है। तो इस प्रकार से हमें बोला गया कि सेडिशन के चार्जेस का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है, और उसी को लेकर आर्टिकल में चर्चा की जा रही है। अगर सेडिशन के चार्जेस हैं, ठीक है, तो सेडिशन के चार्जेस के ऊपर फ्रीज़ कर रखा है, उसके ऊपर रोक लगा रखी है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति यूएपीए के अंदर चार्ज है तो उसके लिए कोई छूट नहीं है, उसको यहाँ पर कोई भी माफ़ी नहीं मिलने वाली। अब ये यूएपीए क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए का नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग इस एक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस एक्ट को पास किया गया था 1967 के अंदर, और इसके अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोका जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर अनलॉफुल एक्टिविटी क्या हो सकती है। अनलॉफुल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो कि हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी, सोवरिटी, इस चीज़ को हर्ट करे, हमारे देश को यहाँ पर नुकसान पहुँचाए, तो वो बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटी है। उस काम को रोकने के लिए यूएपीए के चार्जेस लगाए जाते हैं। और यूएपीए के चार्जेस के अंदर पता है सबसे बड़ा चार्ज क्या है, डेथ पेनल्टी, यानी कि मौत की सज़ा तक मिल जाती है। अभी यासिन मलिक के केस में यूएपीए के चार्जेस लगाए गए, आपको याद होगा रिसेंट डेज में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी एक हाई, आप कह सकते हो कि इम्प्रिजमेंट है, उसके साथ साथ यहाँ पर उम्र कैद भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं यूएपीए के अंदर। और ख़ास बात तो यह है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर दोनों ही लोगों को चार्ज किया जा सकता है। यानी कि कोई इंडियन है, अगर इंडियन कोई इस प्रकार से काम कर रहा है जो कि इंडिया की सोवरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहा है, या फिर कोई फॉरेन नेशनल है, कोई बाहर का व्यक्ति है जो कि यही काम कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो इन दोनों ही व्यक्ति को, यानी इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, दोनों को हम लोग यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं इस यूएपीए एक्ट के दौरान। प्लस यूएपीए के अंदर 2004 के अंदर एक अमेंडमेंट होता है, चेंज किया जाता है। चेंज करने के बाद में इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट को भी हम लोग ऐड कर देते हैं, मतलब यूएपीए की पावर्स को बढ़ा दिया गया। और जैसे ही टेररिस्ट एक्ट को ऐड किया, इसके मदद से यूएपीए ने लगभग 34 जो आउटफिट से टेररिस्ट आउटफिट उनको बैन कर दिया। और फिर हमने देखा कि 2004 तक बहुत सारे इस प्रकार से काम होते रहे। 2019 में फिर से इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, एक अमेंडमेंट बिल को लाया गया, और इस अमेंडमेंट बिल के अंदर यूएपीए की पावर्स फिर से बढ़ा दी गई। पावर्स ये बढ़ा दी गई, अभी तो टेररिस्ट एक्ट आया था इसके अंदर कि ये टेररिस्ट आउटफिट को, ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर सकता था। लेकिन यूएपीए के अंदर 2019 के बाद ये पावर आ गई कि किसी भी व्यक्ति को वो आतंकवादी घोषित कर सकता है। तो ये पावर्स भी यहाँ पर यूएपीए के पास में आ जाती हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ पर इस चीज़ के बारे में क्लियर हो चुका है। ये बातें ध्यान रखना, सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो भी हमने डिस्कस करी हैं, इस आर्टिकल से भी कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि आज के टाइम पर जिन भी लोगों के ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगाए गए हैं
वो ज़्यादातर यूथ आपको देखने को मिलेंगे। 53% जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है वो सब यहाँ पर यूथ देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है ना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा आर्टिकल है, पंडित भजन स्वपुरी। ठीक है, अभी यहाँ पर इनकी डेथ हुई है, इसी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी चर्चा में, तो वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बाकी कोई डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता है नहीं। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। जैसा मैंने आप लोगों से बोला था स्टार्टिंग में, जब मैंने इंडिया और इजराइल के रिलेशंस कवर करे तो मैंने आपसे बोला था कि इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं उसको लेकर आगे एक आर्टिकल आया है, वो आपको ये देखने को मिल जाएगा। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, साथ ही साथ यहाँ पर इजराइल के बेनी गैंट्स, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये चर्चा चल रही है न्यू दिल्ली के अंदर में। तो इसको लेकर मैंने ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कशन कर लिया है, तो बाकी कुछ यहाँ पे बचता ही नहीं है, हमने सारी बातें कवर कर ली हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्स से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर मेंशन किया गया कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है वो हम लोग अभी एक थर्ड लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को लेकर आ रहे हैं देवास्थल पर। देवास्थल बेसिकली एक हिल एरिया देखने को मिलेगा उत्तराखंड के अंदर, ऊंचाई पर यह जगह स्थित है। यहाँ पर हम लोगों ने लेबोरेटरीज़ को बना रखा है और वहाँ पर आपको लेबोरेटरी देखने को मिलेगी आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कह सकते हो कि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे टेलीस्कोप्स को लगा चुके हैं और अभी यहाँ पर तीसरा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इस आर्टिकल को कल काफ़ी कवरेज मिला, इंडियन एक्सप्रेस ने भी डिटेल से कवर कर लिया है। तो यहाँ पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। तो इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है इसको हम लोग यहाँ पर एक तरीके से लगा चुके हैं। ये क्या करेगा, ये बेसिकली करेगा एस्टेरॉयड, सुपरनेवा या स्पेस डेब्रिस को ऑब्जर्व करेगा। टेलीस्कोप का काम क्या है, अंतरिक्ष में यहाँ पर जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सबको देखकर बताना। तो अगर कोई सुपरनोवा है, ठीक है, हमारे अंतरिक्ष के अंदर, या स्पेस डेब्रिस यानी कि अंतरिक्ष का कचरा हो गया, या एस्टेरॉयड हो गया, क्या होता है एस्टेरॉयड आगे आपको बताता हूँ, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिटेक्ट करेगा। या बाकी सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं अंतरिक्ष के अंदर, जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उन सब के ऊपर यहाँ पर निगरानी रखने का काम करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, ये इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देखने को मिलेगा जिसको एंटर कर लिया गया है और ये वर्क करना स्टार्ट करेगा इसी साल अक्टूबर के महीने से। और इसको कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, जैसे मैंने आपको बताया, जो देवस्थल ऑब्जर्वेटरी है ऑफ द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल के अंदर, वहीं पर इसको अभी एस्टेब्लिश किया गया है। तो अक्टूबर से वर्किंग में आ जाएगा, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इसको लेकर एक डिटेल से ये आर्टिकल आप देख पाओगे। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है ये जो टेलीस्कोप है बेसिकली हमारा थर्ड टेलीस्कोप होगा। इससे पहले ऑलरेडी 2 टेलीस्कोप हम लोग लगा चुके हैं इसी वाली ऑब्जर्वेटरी पर। लगभग यहाँ पे बताया गया, एक टेलीस्कोप का नाम है देवास्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप का नाम है देवास्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अब इसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो है ये तीसरा टेलीस्कोप है जिसको अभी एस्टेब्लिश किया गया है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये टेलीस्कोप क्या काम करेंगे, स्पेस डेब्रिस को टैकल करेंगे, यानी कि जो अंतरिक्ष कचरा होता है, अंतरिक्ष का कचरा कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, आपने देखा होगा। यानी कि आप लोग जो भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो, जो भी रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, तो सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद में जो कूड़ा वहाँ पर बचता है उसको हम लोग स्पेस डेब्रिस के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसको डिटेक्ट किया जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपको स्पेस डेब्रिस देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर स्पेस डेब्रिस को लेकर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हमारी पृथ्वी के पास में कुछ इस प्रकार से ये रिंग बन जाएगी। तो आप कहोगे रिंग काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है, लेकिन ये रिंग खूबसूरत सी नहीं होगी, ये पूरा का पूरा कूड़ा सा है जो कि हमारे अंतरिक्ष को डैमेज करेगा। इसी को हम लोग स्पेस जंक के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, इसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है। और स्पेस क्राफ्ट को टैकल करने के लिए भारत के पास में प्रोजेक्ट नेत्रा है। प्रोजेक्ट नेत्रा बेसिकली यहाँ पर ये क्या करेगा, इन स्पेस डेब्रिस को टैकल करने में मदद करेगा, हमारे मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च करवाएगा। क्योंकि होता क्या है, अंतरिक्ष का जो ये कचरा है ये अगर रास्ते में आ जाए तो हमारा जो मिशन है वो डैमेज हो सकता है, हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाता है ना। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए भी आप कह सकते हो हमने प्रोजेक्ट नेत्रा को लॉन्च कर रखा है। तो पहली चीज़ तो स्पेस डेब्रिस को देखने के लिए ये टेलीस्कोप काम करेगा, पहला पॉइंट कवर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एस्टेरॉयड को। अब यहाँ पे एस्टेरॉयड हो गया या फिर आप कह सकते हो मीटियोर को देखने का भी काम करेगा, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने इसके अंदर एस्टेरॉयड लिखा है और उसके बाद द हिंदू ने इसके अंदर मीटियोर लिखा है, मतलब यही सारी चीज़ें हैं। अंतरिक्ष के अंदर जब यहाँ पर आपको वो रॉकी पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा, रॉकी पार्टिकल एक टुकड़ा देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पर बेसिकली एस्टेरॉयड है, उसी में से यहाँ पर मीटियोरॉयड बना। अब ये जो मीटियोरॉयड है, मीटियोर है, मीटियोरॉयड है, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तीनों के बीच में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनते हुए चलना। देखो मीटियोरॉयड क्या होता है, ROID यहाँ पर लिखा हुआ है।
मीटेरॉइड यह है जब अंतरिक्ष के अंदर वो कंकड़ का टुकड़ा, मैं कंकड़ का टुकड़ा बोल रहा हूँ, या फिर रॉकी पार्टिकल आप कह सकते हो, तो अंतरिक्ष के अंदर जब ये टुकड़ा है, ये रॉकी पार्टिकल है, तो इसको हम लोग मीटेरॉइड बोलते हैं। अब जब ये गिरना चालू होता है और गिरते गिरते हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाता है। अब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर किया तो इसका नाम बदल जाता है मीटेरॉइड से, इसको हम लोग मीटियोर बोलने लगते हैं। और जब पृथ्वी पर ये गिर जाता है, गिरने के बाद में कहीं पर एक जगह पर थम जाता है, रुक जाता है, तो इसको हम लोग मीटियोराइट बोलते हैं। तो जब गिरेगा तो ये मीटियोर कहलाएगा। तो नीचे गिरता हुआ यहाँ पे हम लोग इसको डिटेक्ट करेंगे, किसकी मदद से, इसी टेलीस्कोप की मदद से। ध्यान रखना इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। बाकी इतनी गहराई से मैंने मीटियोराइट और मीटियोर के बारे में इसलिए बताया है ताकि आप लोग जान सको कि यूपीएससी ने बहुत साल पहले इसको लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूँ। 1995 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अ मीटियोर इज़, यानी कि मीटियोर क्या होता है। ऑप्शन ए रैपिड मूविंग स्टार, ठीक है, जो कि तेज़ी से यहाँ पर मूव कर रहा हो। उसके बाद में दूसरा, एक ऐसा मैटर है, एक पीस ऑफ मैटर है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है बाहर से। उसके बाद पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन। तीसरा, अ कॉमेट विदाउट टेल। तो इसका करेक्ट आंसर आप पहचान गए होंगे, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मीटियोर आप लोग ध्यान रखना इसके बारे में क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा इन सब चीज़ों के बाद में वो सुपरनोवा को भी डिटेक्ट करता है। मतलब इन चीज़ों के अलावा, मीटियोर, स्पेस डेब्रिस के अलावा, देखो यहाँ पे मीटियोराइट के बारे में चर्चा की गई है। मीटियोराइट, स्पेस डेब्रिस के अलावा जो सुपरनोवा होता है उसको भी डिटेक्ट करेगा टेलीस्कोप। सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा एक मैसिव एक्सप्लोजिंग ऑफ डाइंग स्टार है, यानी कि एक स्टार है जो कि ख़त्म हो रहा है, बड़ा सा स्टार है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो एक्सप्लोड होता है, बहुत तेज़ी से फटता है। अब जब एक्सप्लोड होता है तो उसमें से बहुत तेज़ से यहाँ पर एक चमक निकलती है, और ये जब स्टार फट जाता है यानी कि एक्सप्लोड हो जाएगा, एक्सप्लोजन के बाद में एक न्यूरॉन स्टार या फिर ब्लैक होल के अंदर कंप्लीट देखने को मिलता है, या फिर ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब आप लोग देख पाओगे कुछ इस प्रकार से ये सुपरनोवा नज़र आता है। ये आपने स्टार देखा और काफ़ी बड़ा सा स्टार होगा, ये मैसिव तरीके से एक्सप्लोड हो जाएगा। ये एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड होने के बाद में या तो यहाँ पर ये ब्लैक होल बन जाएगा, या पूरी तरह से ख़त्म होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक न्यूरॉन स्टार बन जाएगा। तो सुपरनोवा क्या होता है ये भी आप लोगों ने क्लियर कर लिया। साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही चर्चा में रहता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है। इस आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। और यूएस की साइड से यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो कि भारत के अंदर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इंडिया के अंदर हम देख पा रहे हैं लोगों के ऊपर अटैक ज़्यादा हो रहा है, और साथ ही साथ में इंडिया के अंदर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, पूजा स्थल हैं, वहाँ पर भी आप कह सकते हो अटैक हो रहा है, ऐसा इनका स्टेटमेंट है। तो इंडिया के अंदर सिचुएशन सही नहीं है, इस प्रकार से ये बातें बोलते हैं। और यहाँ पर जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, जिस रिपोर्ट का नाम है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि लाई जाती है, और इसके अंदर हर एक कंट्री का नाम देखने को मिलेगा और बताया जाएगा कि कौन से कंट्री के अंदर क्या कंसर्न देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है कि भाई फ्रीडम, मानी कि रिलीजन को लेकर इन देशों के अंदर कोई फ्रीडम है, छूट है या नहीं है। तो उसी वजह से यहाँ पर एंथनी ब्लिंकन ये बोलते हैं कि इंडिया के अंदर इस प्रकार की छूट नहीं देखने को मिलती है, फ्रीडम को, रिलीजन को लेकर कोई फ्रीडम देखने को नहीं मिल पा रहा है, लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो इस प्रकार का यूएस की साइड से स्टेटमेंट आता है। इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, वियतनाम और नाइजीरिया को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी एक तरीके से कोई भी रिलीजियस फ्रीडम नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो बेसिकली यहाँ पर आपने आई होप इसके बारे में समझ लिया कि एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। लेकिन अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। इन्होंने यहाँ पर ये बात बोलने के साथ साथ ये भी बोला कि इंडिया के अंदर सिचुएशन इतनी ख़राब है कि काफ़ी सारे राज्य एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर आ चुके हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ मतलब कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको कन्वर्ट नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से कन्वर्ट होना चाहता है तो वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहता है तो कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाहता है तो उस चीज़ को रोका जाता है। उसी की वजह से हम लोग एंटी कन्वर्जन को लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई आज के टाइम पर काफ़ी सारे राज्यों के पास में एंटी कन्वर्जन है, और काफ़ी सारे राज्य एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर आने वाले भी हैं। प्लस यहाँ पे जो पुलिस है वो नॉन हिंदूज़ को अरेस्ट कर रही है। यहाँ बताया गया मीडिया को यहाँ पर खुली छूट नहीं है। तो ये यहाँ पर ये सारी बातें मेंशन करते हैं कि इंडिया को लेकर ये सारे इतने कंसर्न्स बताते हैं। और ये सारी बातें यहाँ पर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट को रिलीज़ करते हुए बताया गया है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के रिपोर्ट के बारे में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम पर पता चलेगी, अभी तो बस इतना ही है।
लेकिन उसी के साथ यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है, वो ये बोला गया, ये जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट है ये अलग होती है USCIRF से। USCIRF अलग है, ठीक है, और ये IRF अलग है। USCIRF क्या है? यह है US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। USCIRF की रिपोर्ट रिसेंट डेज में ऑलरेडी अप्रैल के महीने में आ चुकी है, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। और USCIRF की रिपोर्ट में भारत को CPC की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। CPC की कैटेगरी क्या है? कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी कि इस कंट्री को लेकर काफ़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन को लेकर कोई फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है, लोग के ऊपर अटैक हो रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के ऊपर अटैक हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर ये डिनोट करते हुए कंट्री को इस श्रेणी के अंदर डाल दिया गया। अब ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2022 क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। तो US का जो USCIRF है, US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसने अभी पिछले महीने अप्रैल के महीने में रेकमेंड किया कि भारत को CPC के अंदर डाल देना चाहिए, कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर। अब USCIRF के अंदर 3 लिस्ट मेंटेन होती हैं। एक पोस्ट होती है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC की, दूसरा होता है स्पेशल वॉच लिस्ट, और तीसरा यहाँ पर होता है एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो भी कंट्री CPC की लिस्ट के अंदर आती हैं, जैसे कि अभी इंडिया है, इंडिया के अलावा यहाँ पर अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, वियतनाम, म्यांमार, चाइना, एरित्रिया, तो यहाँ पर बोला गया कि भाई इन कंट्रीज़ के अंदर कोई भी प्रॉपर छूट नहीं है। रशिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है, इनको लेकर यहाँ पर चिंता करने वाली बात है। उसके साथ यहाँ पे एक स्पेशल वॉच लिस्ट की लिस्ट आती है, तो ये स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद में एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है। एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आतंकवादी संगठन है, बोको हराम, अल शबाब, तो इन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इंडिया को लेकर क्या कंसर्न दिखाते हैं? इंडिया को लेकर यहाँ पर यह बोला गया कि भारत की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का गलत यूज़ होता है ना, ये ऐसा इन्होंने बोला। प्लस NGOs जो है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनको खुली छूट नहीं है, उनके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो उनको फॉरेन फंडिंग प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से यहाँ पर वो NGOs प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं। फिर साथ साथ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि भारत के अंदर काफ़ी सारे एंटी कन्वर्जन लॉ देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटका सरकार लेकर आई है, और भी लोग लेकर आए। कर्नाटका सरकार तो सर्वे कंडक्ट कर रही है कि कौन कौन से हिंदू हैं जिन्होंने क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्ट किया है, वहाँ पे डोर टू डोर इंस्पेक्शन हो रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पर ये एंथनी ब्लिंकन बोलते हैं। तो बेसिकली इंडिया को लेकर एक कंसर्न दिखा रहे हैं। आने वाले टाइम पर इसके ऊपर काफ़ी चर्चा होगी, डेफिनेटली एडिटोरियल भी पब्लिश होने वाले हैं, इसको लेकर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर भी आर्टिकल आने वाला है, चाहे आप लोग यहाँ पर देखते रहना। तो इतनी बात ध्यान रख सकते हो, मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नव आते हैं वर्ल्ड सेक्शन पर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। इकलौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात की जा रही है PM मोदी ने एश्योर किया है श्रीलंका को कि हम लोग इमीडिएट फर्टिलाइज़र सप्लाई करेंगे, यानी कि इमीडिएटली हम लोग खाद देने वाले हैं। और इंडिया श्रीलंका के रिलेशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आपको बताएं। श्रीलंका के अंदर फूड क्राइसिस वगैरह है, इकोनॉमिक वगैरह मतलब ख़त्म सी हो चुकी है, वो यहाँ पर बताया गया। ये सब बातें आपको बहुत बार मैंने आपको बता रखी हैं, बेसिक से ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखी है। और उस साथ बताया गया जो प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्सा हैं, इन्होंने यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बोला है, और हम लोग के साथ में एग्री भी किया है। और इंडिया जो है यहाँ पर बोलता है कि हम लोग बिल्कुल फर्टिलाइज़र वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। और वैसे भी यहाँ पर श्रीलंका की डिमांड है कि फर्टिलाइज़र चाहिए। इसको लेकर देखो कोई प्रॉपरली अभी अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बातचीत हो चुकी है। अभी काफ़ी सारे और भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल ये बातचीत हो चुकी है, हाँ चलो हम लोग फर्टिलाइज़र दे देंगे। फर्टिलाइज़र दे देंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर इनके पास जो खेती बाड़ी है वो हो पाएगी, क्योंकि हुआ क्या, इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया, उसकी वजह से इनकी जो खेती बाड़ी है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर खाद वगैरह बैन कर दिया था इन्होंने, लेकिन अभी आप देख पाओगे खाद वगैरह भारत से मंगाने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो उसको लेकर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिल जाएगी। वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। आज मैं कहना भूल गया हूँ, तो मुझे पता है आज वीडियो पे लाइक बहुत कम आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, याद आ जाए तो उसको दबाओ और यहाँ पर एक सपोर्ट अपना दिखा देना। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नवाते हैं उसके बाद बिजनेस सेक्शन पर। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पेज पर एक ही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट के बारे में चर्चा की जा रही है। कल हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट के बारे में जाना था, आज ट्रेड डेफिसिट के बारे में जानेंगे। देखो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम लोग देखें पिछले टाइम के कंपैरिजन में, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, यानी हमें नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह है व्यापार के अंदर कमी आना। मतलब ट्रेड डेफिसिट कंडीशन वो है जब भारत एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज़्यादा करता है।
हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इसी को हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। अब इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, सामान लेने के बाद में हम लोग यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, जो पैसा हमारे कंट्री से वो बाहर जा रहा है। और एक्सपोर्ट अगर हम लोग करते तो क्या होता, एक्सपोर्ट करते तो हमारे कंट्री की रेवेन्यू जनरेट होती, हमारे पास पैसा आता। तो हमारे लिए अच्छी कंडीशन कौन सी, एक्सपोर्ट वाली ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमने देखा एक लेवल सा बैलेंस होना चाहिए था, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेहतरी रहता, लेकिन अभी इंपोर्ट जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगभग 23.33 बिलियन डॉलर से बड़ा है, मई के महीने में ये बताया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया गया कि जब आप लोग देखोगे जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो हमारा बढ़ गया है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है थोड़ा सा, 37.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, लेकिन इंपोर्ट भी बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़कर 60.62 बिलियन डॉलर का पहुंच गया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का जब आप लोग डिफरेंस निकाल लोगे तो ये आपको डिफरेंस मिल जाता है। यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई इतना रुपये का हम लोग अभी घाटे में चल रहे हैं, और ये अमाउंट अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, 23.33 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ये आप लोगों ने सीख लिया। ट्रेड डेफिसिट में कुछ चीज़ें यहाँ पर मतलब कुछ भी ऐसी भारी चीज़ नहीं होती है, बहुत सिंपल सा होता है। पता है दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है फिस्कल डेफिसिट को समझने में। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला आप लोग ने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। हमारा जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो हमारा कम हो जाता है, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, वो ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन है। लेकिन जब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में, तो फिस्कल डेफिसिट में जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी जो सरकार का खर्चा है। अब एक्सपेंडिचर दो प्रकार के हो सकते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो हमारा खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है और कमाई जो है वो कम हो जाती है। कमाई बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जिसमें रेवेन्यू, रिसिप्ट, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसिप्ट आते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, आपके नितिन सिंघानिया के अंदर ये मेंशन्ड है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। तो खर्चा कितना हुआ, कमाई कितना हुई, उसका डिफरेंस निकालो। अगर खर्चा ज़्यादा है कमाई कम है तो वो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया जो सरकार के खर्चे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है ये थोड़ा समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है, सरकार बहुत सारे लोगों को जॉब दे चुकी है, सरकारी नौकरियां मिली हुई हैं, तो उनकी सैलरी देना, पेंशन देना, पेमेंट करना, कुछ और प्रकार से फंडिंग वगैरह की पेमेंट करना, ठीक है, बजट को एलोकेट करना, तो ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपल सा है, जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अपने एसेट्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये तो आपने एक्सपेंडिचर के बारे में समझ लिया। अब इनकम के बारे में बात करेंगे तो इनकम के अंदर आपको दो प्रकार की इनकम देखने को मिल जाती है। एक तो टैक्सेबल इनकम है, जहाँ मतलब जो कि टैक्स से आ रही है, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, इनकी मदद से यहाँ पर ये सारी इनकम आ रही है, वो हमारी टैक्स के मदद में इनकम आ रही है, तो वो उसको हम लोग टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। अब यहाँ पर एक होती है नॉन टैक्सेबल इनकम। नॉन टैक्सेबल इनकम का मतलब है जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, प्रॉफिट वगैरह है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन करवाए तो वहाँ पर उसके लिए फ़ी वगैरह ली जाती है, तो वो सारी यहाँ पर नॉन टैक्सेबल इनकम है। तो ये इनकम देखने को मिलती है। तो इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। अगर ये इनकम हमारी जो है वो कम है और खर्चे ज़्यादा हो गए तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो हो जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो इसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। चलो आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अपने एडिटोरियल सेक्शन पर। आज हमारे लिए एक भी एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर हमारे छोटे आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एडिटोरियल हमारे काम के नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो अगला पेज वो स्पॉटलाइट का है। फ्राइडे में एक इंटरव्यू आता है, आर.एन. खान वाला केस के बारे में चर्चा की जा रही है। जीएसटी के बारे में कल मैंने आपको बताया, जीएसटी कलेक्शन हमारा कहाँ तक पहुँचा। पॉलिटिक्स से भरे आर्टिकल आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग पूरा स्किप कर सकते हो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ज़रूर आया है। ये आर्टिकल काफ़ी लेंदी सा है जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग सा है। जब आप पढ़ोगे तो काफ़ी लोगों को समझ में भले ना आए, लेकिन यहाँ पर जो भी यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स से वाकिफ़ हैं कि हाँ ये चल रहा है, तो डेफिनेटली उनको समझ में आ जाएगा। अब इस आर्टिकल को कवर करने से पहले, इस एडिटोरियल को कवर करने से पहले हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन को लेंगे। डेली बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है और बहुत इंटरेस्टिंग सा है। इसके बारे में हमने चर्चा की है, मेरे ख्याल से हमने परसों वाले डेली करंट अफेयर के वीडियो में चर्चा की थी। क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ मीडिया ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम। कोविड-19 के टाइम पर मीडिया का क्या रोल रहा है, तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रोल देखने को मिलेंगे, दोनों ही रोल को एक्सप्लेन करना।
और मीडिया कहाँ पर स्टैंड करता है आज के टाइम पर, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, पहले वो बताना, फिर उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट बताना, फिर उसके बाद में अपने यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हो। तो इसका एक अच्छा सा आंसर लिखा जा सकता है, एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर आंसर बन सकता है। अपना आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे पोस्ट करना है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, मेंस आंसर राइटिंग वाला आपको ग्रुप मिलेगा। उस वाले ग्रुप पर जैसे ही टैप करोगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और उस क्वेश्चन पर नीचे कमेंट लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्लिक करना। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो वो एक दूसरे पेज पर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपने आंसर को सबमिट कर सकते हो, तो जाकर उस पर ज़रूर फोकस कर लेना एक बार, ठीक है ना। अब आते हैं इस वाले आर्टिकल पर। यहाँ पे मेंशन किया गया है जो चाइना है वो अपने पैर फंसाने की कोशिश कर रहा था पैसिफिक आइलैंड्स की तरफ, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, चाइना ना एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट कर रहा था इन कंट्रीज़ के साथ में, पैसिफिक आइलैंड वाली कंट्रीज़ के साथ में। हुआ क्या, इनमें से 10 कंट्रीज़ ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब मना कर दिया कि हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं होंगे चाइना के साथ में। और चाइना की पावर्स आज के टाइम पर काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब इस प्रकार से अगर हम लोग इन आइलैंड कंट्रीज़ के अंदर एक कंट्रोल करने की बात करें तो उसके अंदर हुआ क्या यहाँ पे समझते हैं। तो चाइना की साइड से यहाँ पर कोशिश करी गई एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट करने की, किन कंट्रीज़ के साथ में, इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ के साथ में। जब हम लोग बात करते हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलेंगी, खासकर सदर्न पैसिफिक ओशन के अंदर। और ये पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ टोटल कितनी कंट्रीज़ है, टोटल यहाँ पर आपको 14 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर स्थित हैं। जैसे कि यहाँ पर कुक आइलैंड हो गया, फिजी, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड, उसके बाद माइक्रोनेशिया, देन नाउरू, न्यू पलाऊ, पपुआ न्यू गिनिया, समोआ, सोलोमन आइलैंड, तोंगा, तुवालू, वनातू, ये सारे आइलैंड्स आप लोग देख पाओगे। ये सब यहाँ पर हमारे कहलाते हैं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़। और इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को 3 पोर्शन में बांट दिया गया है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया। अब ये माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया क्या है समझते हैं इसको। तो इस वाले मैप को देखो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये सारी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं जिनका नाम मैंने अभी लिया था, नाउरू, सोलोमन आइलैंड, किरिबाती, तुवालू, ठीक है। ये सारे आइलैंड्स आपको, कुक आइलैंड वगैरह, ये सब यहीं पर देखने को मिलेंगे। अब इसी वाले पोर्शन को 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग पॉलिनेशिया के नाम से जानते हैं, और इसके ऊपर वाला यहाँ पर मेलेनेशिया के नाम से, और पॉलिनेशिया और मेलेनेशिया के ऊपर यहाँ पर माइक्रोनेशिया के नाम से आपको ये देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मार्शल आइलैंड्स वगैरह हैं, पलाऊ वगैरह है। तो ये सारी हमारी क्या है, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ हैं। चाइना ने फोकस किया कि इन कंट्रीज़ के साथ में मैं एक पैक्ट साइन करूँगा, स्ट्रेटेजिक पैक्ट। और चाइना यहाँ पर इन कंट्रीज़ के ऊपर अपना दबदबा जमाना भी चाहता है। दबदबा क्यों जमाना चाहता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो चाइना का मेजर फोकस ये था कि मैं एक पैक्ट साइन करूं, और पैक्ट के अंदर बोला गया कि इन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के ऊपर चाइना काफ़ी सारा पैसा खर्चेगा, इनको पैसा देगा, मतलब कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, अपनी कंट्री इकॉनमी ग्रो करने के लिए काफ़ी सारा पैसा चाइना प्रोवाइड करवाएगा। अब इन कंट्रीज़ को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। इन कंट्रीज़ को ये चीज़ें अच्छी क्यों नहीं लगी आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने रिजेक्ट कर दिया, लगभग 10 कंट्रीज़ ने रिजेक्ट कर दिया इसको कि हम लोग यहाँ पर नहीं करने वाले पैक्ट साइन। अब यहाँ पर क्योंकि देखो सब जानते हैं कि चाइना क्या हरकतें करता है। इनफैक्ट आप श्रीलंका के हालात जो देख पाओगे वो चाइना की वजह से ख़राब हुए हैं, है ना। दुनिया भर में काफ़ी सारी कंट्रीज़ जहाँ पर चाइना लगातार पैसा लगा रहा है उनको डेट ट्रैप के अंदर फंसा देता है। इन कंट्रीज़ को भी दिक्कत हो गई क्योंकि इन कंट्रीज से ये बोला गया कि चाइना जो पैसा देगा उसके बदले में जो पैक्ट साइन करवाएगा, उस पैक्ट के अंदर जो चाइना की जो एक तरीके से लोग होंगे वो यहाँ पर इन कंट्रीज़ के मिलिट्री को ट्रेन करेंगे, यानी कि इन कंट्रीज़ के अंदर मिलिट्री को ट्रेनिंग वगैरह चाइना देगा। इन कंट्रीज़ के साइबर सिक्योरिटी का मामला चाइना देखेगा। तो आने वाले टाइम पर कुछ भी हो सकता है। आने वाले टाइम पर जो है चाइना पूरी तरह से इनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, तख्ता पलट करके यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है क्योंकि सारी ट्रेनिंग चाइना देगा। तो इन कंट्रीज़ को यहाँ पर लगी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, इसी वजह से यहाँ पर इन कंट्रीज़ ने चाइना का इस पैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि ये कंट्रीज़ इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि पैसिफिक ओशन के अंदर चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है बहुत लंबे समय पहले से ही। क्योंकि जब आप लोग देखोगे तो इन सारे पोर्शंस के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ दुनिया भर में चलती हैं चाइना की, लेकिन पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। और ये इसीलिए भी क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्वाड ग्रुप देखने को मिल जाता है जिसके बारे में आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके अंदर 4 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो इन क्वाड ग्रुप का भी मेजर फोकस ये है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन यानी कि इंडो पैसिफिक ओशन पर हम लोग चाइना के अग्रेशन को रोक सकें। तो चाइना यहाँ पर क्वाड से वैसे ही नाराज़ रहता है। चाइना क्वाड को मिनी नेटो के नाम से बोलता है कि भाई यहाँ पर एक नेटो है जो कि चाइना के अगेंस्ट में बनाया गया है। और इसी चक्कर में यहाँ पर चाइना का मेजर फोकस था कि हम लोग यहाँ पे क्वाड को टैकल करेंगे
कैसे कर सकते हैं, जब हम इन आइलैंड कंट्रीज़ के ऊपर एक दबदबा बना लेंगे। लेकिन इन कंट्रीज़ ने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इन कंट्रीज़ को पता है क्या अच्छा लगा, इन कंट्रीज़ को ये लगा कि चाइना से ये पैसा लेने के बजाय, क्योंकि चाइना से पैसा भी लें और चाइना फिर हमारे कंट्री पे कंट्रोल भी करेगा, तो इनसे अच्छा यह है कि हम लोग क्वाड के साथ में डील कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंट डेज में क्वाड ने भी क्या किया है, $50 बिलियन तक का अनाउंसमेंट किया है। यानी जो ये $50 बिलियन है, ये पैसा इन इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ के ऊपर, यानी जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के ऊपर यहाँ पर इनके डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चा जाएगा। और इसके बदले में कोई एग्रीमेंट वगैरह क्वाड नहीं मांग रहा है, कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, कोई हमारी चाइना वाली डेट ट्रैप पॉलिसी नहीं है, हम लोग यहाँ पर किसी को भी अपने जाल में नहीं फंसाने वाले। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन कंट्रीज़ ने सोचा भाई क्वाड के साथ डील करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी हमारे पास जिम्मेदारी, मतलब कोई भी हमारे पास दबाव नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आई होप आप लोगों ने इस पूरे मैटर को समझा। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री है ये, और आइलैंड कंट्री है मतलब इसके आसपास यहाँ पर समुद्र देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जब आसपास इसके पानी है, तो पानी के अंदर यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसका देखने को मिलता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आप लोग देखोगे, मतलब कि जो ओशन है, मान लो ये आइलैंड हो गया और इसके आसपास का जो ओशन है, इस ओशन पर काफ़ी हद तक मान लो इतनी जगह पर कंट्रोल रहता है इसी आइलैंड का। समझते हैं थोड़ा सा हम लोग, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगा रखा है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम लोग बोलते हैं उस एरिया को, मान लो यहाँ पर एक कंट्री का ये लैंड है, उसके बाद इधर ओशन है, तो उसका जो लैंड है, लैंड के आगे जो थोड़ा बहुत ओशन का हिस्सा है वो उसी कंट्री का पार्ट माना जाता है। मतलब लैंड से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो आगे तक का हिस्सा होगा वो सब उसी कंट्री का हिस्सा होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो ये समुद्र वाला हिस्सा होगा, ऑस्ट्रेलिया से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो हिस्सा होगा वो सब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी के अंदर आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जितने भी आइलैंड्स हैं इन सब के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मतलब समुद्र का भी काफ़ी सारा हिस्सा इनके पास अपना अपना देखने को मिलता है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर समुद्र से भी काफ़ी सारी मछली पकड़ी जा सकती हैं, ठीक है, फिशिंग वगैरह करी जा सकती है, प्लस और भी बहुत सारा वेल्थ को जनरेट किया जा सकता है, एनर्जी और मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो उसमें यहाँ पर चाइना एक बहुत अच्छा काम कर सकता था। तो चाइना का भी यहाँ पर ये गोल था, लेकिन यहाँ पर ये गोल सब बेकार हो चुका है क्योंकि आज के टाइम पर क्वाड खड़ा हुआ है चाइना के अगेंस्ट में यहाँ पर, और इसी वजह से चाइना यहाँ पर नाराज़ भी रहता है काफ़ी ज़्यादा क्वाड से। आई होप आप लोगों ने इस आर्टिकल को पूरी तरह से समझ लिया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको टू द पॉइंट और अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन समझा दी है। बाकी हम लोग जैसे वोकेबलरीज भी लेते हैं, तो कुछ वोकेबलरी भी ले रखी मैंने, मतलब एडिटोरियल मैंने रीड कर लिया था, जब मैंने एडिटोरियल पढ़ लिया था तब एडिटोरियल पढ़ने के साथ साथ मैंने कुछ वोकेबलरी निकाल ली थी। लेकिन जब यहाँ पे मैंने देखा कि एडिटोरियल यार वो काम का नहीं है बिल्कुल भी, तो मतलब टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बेकार था क्योंकि उसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो वोकेबलरी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एडिटोरियल में से निकाल ली थी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग उन वोकेबलरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यार, वोकेबलरी का क्या केस है ना कि मैं मतलब रोज़ाना लगा पाऊँ ये मेरे लिए पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना लगा पाता हूँ। तो रोज़ाना लगाने की कोशिश मेरी रहेगी। तो आज 5 वोकेबलरीज मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। वर्ड यह है कि मतलब सिंपल से वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ किए जाएँ, क्योंकि वही यहाँ पर मैटर करेगा। तो सबसे पहली वोकेबलरी आज के टाइम पर एलिवेटिंग की। एलिवेटिंग का मतलब है यहाँ पर क्या करना, कम कर देना। और इसको लेकर कभी कभी मेंस के अंदर भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एलिवेटिंग वर्ड का यूज़ हो जाता है कि मतलब पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं। तो पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो पॉवर्टी को कम करने के लिए, तो एलिवेट मतलब क्या करना, कम कर देना, ठीक है ना। फिर दूसरी वोकेबलरी है टर्न द कॉर्नर। टू बिगन टू रिकवर आफ्टर अ पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट, यानी कि मान लो कोई एक परेशानी आ चुकी है, उसके बाद में यहाँ पर वहाँ से रिकवरी करना। तो यहाँ पर क्या करना, आप कह सकते हो एक डिफ़िकल्ट टाइम था, एक ट्रबलिंग पीरियड था, उसके बाद में रिकवरी की शुरुआत होना, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्न द कॉर्नर। फिर उसके बाद में तीसरी वोकेबलरी आती है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब यहाँ पर एसेंशियल, अर्जेंट थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, अनिवार्य, मैंडेटरी, ठीक है, तो यहाँ पर इम्पेरेटिव हो गया। फिर उसके बाद में आता है एक रैम्पिंग अप। रैम्पिंग अप आप यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि भाई इस चीज़ को रैम्प अप कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग रैम्पिंग अप का यूज़ करेंगे। फिर उसके साथ एक वोकेबलरी आती है ऑनरस। ऑनरस का मतलब है डिफ़िकल्ट टू डू और नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट।
मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई काम करने के लिए सबसे बड़ी बात जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मतलब किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो यहाँ पर ऑनरस वर्क देखने को मिलेगा, या फिर जिस उस ऐसे काम के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा काम जिसके अंदर बहुत सारे एफर्ट की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे एफर्ट की ज़रूरत है, वो यहाँ पर ऑनरस कहलाएगा। तो ये यहाँ पर 5 वोकैबलरीज आपके साथ मैं शेयर करी हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अब मैंने एडिटोरियल रीड किया था तो मैंने उसमें से वोकैबलरीज को निकाल लिया था, लेकिन वो किसी काम की है नहीं। बाकी यहाँ पर एक आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा काफ़ी लंबा चौड़ा सा, वो सिद्धू मूसेवाला की जो अभी यहाँ पर हत्या कर दी गई है उसी को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। ओके, तो ये कुछ आर्टिकल थे, उसके साथ साथ हम लोग अब चलते हैं अपने डेली के जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसके आंसर की तरफ, क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है तो आज का आंसर क्या मैं आपको बताता हूँ। 2018 का ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया कि भारत ने इस जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को लेकर आया था, इस कानून को बनाया था ताकि हम लोग कौन सी बॉडी के ड्यूटीज़ को मतलब समझ सकें, कौन सी बॉडी की ड्यूटीज़ के पालन कर सकें। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से आर्टिकल्स थे, ये था हमारा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आपको बहुत कुछ मिला है, सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ के अंदर कंपाइल करके आपको दे दी गई है टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग ले सकते हो ना। वो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।